30th सेकंड, 30वें सेकंड पे आप बता दो, 30वें सेकंड पे आप बता दो कि करंट कितना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट करके एक टॉपिक हो, शायद पहला या दूसरा वीडियो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अगर आप देख लोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। वैसे शुरू से शुरुआत नहीं करनी प्लीज। 4 दिन आपको लगातार इस चैप्टर की वीडियोस मिलके ये चैप्टर खत्म की जाएगी, और मंडे को, सोमवार को क्या करना है, सोमवार को हमें प्रैक्टिस सीरीज करनी है। 1000 प्रैक्टिस सीरीज का शुभारंभ हम लोग उसी दिन से कर रहे हैं, पंडित जी मुहूर्त निकाल दी। ठीक है, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोग उसका पूरा वीडियो देख के पूरा नोट्स बना रहे हो। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, और मंडे से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करेंगे, है ना। तो मंडे को जो क्वेश्चंस उठाएंगे वो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। पहले दिन हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दूसरे दिन हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और एक बार लास्ट में चल के उसके जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो सारे डेरिवेशंस देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी डेरिवेशन तो सारा हम चैप्टर के साथ करेंगे, रिवीजन भी कह लो इसको। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपके लिए, आपने सब कुछ पढ़ा है तो दिस वीडियो विल बी शॉर्ट इनफ कि आप पूरा का पूरा चीज समझ जाओ, आप पूरा का पूरा चीज फिर से पढ़ लो। उससे ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है ना, छोटी ही वीडियो बनेगी। तो हम लोग देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट कैरियर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इस बारे में हमें देखना है। ये इंडेक्स है इस चैप्टर का, टोटल 17 टॉपिक्स के अंदर इस चैप्टर को मैंने बांटा हुआ है ना। ज्यादा खींचोगे तो 20 टॉपिक में भी चला जा सकता है ये, पर 17 काफी है। ठीक है, टाइम स्टैम्प मिलेगा आप लोग को, पार्ट बाय पार्ट अगर ये वीडियो आएगा तो हर पार्ट का आपको अलग अलग कुछ ना कुछ मिलते ही रहेगा, है ना। देखते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज कितने समय में एक जगह से फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज कितने समय में किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है। मान लो ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, इसका एक सबसे छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं। ये बड़ा सा कंडक्टर है, इसका एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं। अब इतना बड़ा एक सर्कल है हमारे पास, इमेजिन वी हैव अ सिक्का। यहाँ पे क्या है, सिक्का है, यहाँ पे क्या है, सिक्का। देखो ये इस सिक्के से चार्ज निकल रहा है, क्या कर रहा है, इस सिक्के से हर मोमेंट पे क्या कर रहा है, चार्ज निकल रहा है, चार्ज निकल रहा है, चार्ज निकल रहा है। अब एक सेकंड में कितने चार्जेस पास किए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में कितने चार्जेस निकल रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में कितने चार्जेस निकल रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को कहा जाता है चार्ज पर यूनिट टाइम। कितने समय में कितना चार्ज, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो किया एक क्रॉस सेक्शन एरिया से। जैसे अगर ये हमारा कंडक्टर था, ये हमारा कंडक्टर था, तो इसका बीच का जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से एक सेकंड में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो 5/1 कितना हो गया, 5/1, इतना 5 करंट हो गया, 5 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट है ये दो तरह से हम लोग नापते हैं, एक एवरेज करंट और दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट का मतलब अभी से लेके मान लो 15 मिनट का समय दिया गया आपको, 15 मिनट का समय दिया गया। अब इस 15 मिनट में कितना करंट फ्लो किया, कितना करंट फ्लो किया वो बताना है। तो आप बताओगे कि टोटल कितना चार्ज फ्लो किया इस 15 मिनट के अंदर, टोटल कितना चार्ज फ्लो किया इस 15 मिनट के अंदर, और 15 मिनट से उसको डिवाइड कर दोगे, ये एवरेज निकल गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि 30वें सेकंड पे, 30th सेकंड, एट 30th सेकंड, 30वें सेकंड पे आप बता दो, 30वें सेकंड पे आप बता दो कि करंट कितना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करंट बताने के लिए चार्ज का डिफरेंशिएशन, चार्ज का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन होपफुली आता होगा, नहीं आता होगा तो चैनल पे बेसिक मैथ्स की वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप लोग देख सकते हो। देखो डी क्यू, यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू डी टी। अब यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, करंट और dt को मल्टीप्लाई कर दिया तो बचा क्या, dq। अब dq का हमने इंटीग्रेशन करा तो आया आई डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो dq का इंटीग्रेशन q हो गया। अगर चार्ज निकालना है तो करंट का इंटीग्रेशन, चार्ज निकालना है तो करंट का इंटीग्रेशन, और करंट निकालना है तो चार्ज का डिफरेंशिएशन, करंट का इंटीग्रेशन। अगर आपको चार्ज निकालना है
तो यू विल इंटीग्रेट इलेक्ट्रिक करंट, और अगर आपको करंट निकालना है तो यू विल डिफरेंशिएट इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इलेक्ट्रिक चार्ज को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो करंट मिल जाएगा, और करंट को जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एक और चीज है, ये चार्ज बाय टाइम है, चार्ज को कूलम में नापते हैं और टाइम को सेकंड में। कूलम पर सेकंड क्या हो गया? कूलम पर सेकंड। इसको कह दिया जाता है एम्पियर। कूलम पर सेकंड को कह दिया जाता है एम्पियर। इसको नापा जाता है एक मशीन से, और उस मशीन का नाम होता है एमीटर। इसको नापा जाता है जिस मशीन से, उस मशीन का नाम होता है एमीटर। ठीक है? उसके बाद देखिए कितने टाइप का इलेक्ट्रिक करंट होता है? दो, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट है, डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता। जिसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता, मतलब करंट की वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, और उसका डायरेक्शन भी कभी नहीं बदलता। मतलब ना ही करंट की वैल्यू कभी बदलेगी और ना ही प्लस माइनस होगा, उसमें प्लस माइनस नहीं होगा। डायरेक्शन भी करंट का चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी करंट का चेंज नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ उसका बनते जाएगा, स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ बनते जाएगा। करंट चल रहा है, इतना मैग्नीट्यूड है, इतना मैग्नीट्यूड है, और इधर डायरेक्शन चल रहा है, तो ऐसे ही चलते जाएगा, ऐसे ही चलते जाएगा। टाइम बढ़ेगा, करंट ऐसे ही चलते जाएगा। ना करंट ऊपर जाएगा, ना करंट नीचे आएगा, ना करंट ऊपर जाएगा, ना ही करंट नीचे आएगा। ठीक है? और करंट इधर जा रहा था तो वापस भी नहीं जाएगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। अब दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जिसमें मैग्नीट्यूड हमेशा बदलते रहता है। मैग्नीट्यूड हर एक इंस्टेंट पे, हर एक क्षण पे अलग अलग मैग्नीट्यूड है, पर टाइम पीरियोडिकली बदल रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए साइन कर्व बनता हुआ नजर आ रहा होगा। साइन थीटा जो होता है उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। साइन थीटा जीरो पे क्या रहता है? जीरो। और पाई बाय टू यानी कि 90 डिग्री पे क्या रहता है? वन। और फिर वापस 180 पे क्या हो जाता है? जीरो। 180 पे क्या हो जाता है? जीरो। 270 पे क्या ये -1 रहता है क्या? तो ये डायरेक्शन बदल गया, दूसरे डायरेक्शन में चला गया वापस 270 डिग्री पे। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे थीटा चेंज होते जाएगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, और करंट की डायरेक्शन भी एक समय के बाद हमेशा बदल जाएगी। ये हुआ डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का बात। डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के बाद हम लोग बात करते हैं ये करंट आता है, करंट आता है चार्ज के कारण। करंट आता है चार्ज के कारण। अब ये चार्ज जो रहता है वो कहां पे रहता है? चार्ज कहां पे रहता है? कैसे चार्ज है? कैसा चार्ज है? कहां से मिला? कहां पे क्या चार्ज का काम कर लेगा? कौन सी चीज है जो अलग अलग चीजों में चार्ज का काम करती है? जैसे हम पहले बात करते हैं कंडक्टर की, पहले बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर्स के अंदर आपने सुना होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कंडक्टर्स के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये करंट कैरियर का काम करते हैं, मतलब यही चार्ज का काम करते हैं। इन्हीं के फ्लो होने पे करंट निकलता है। सेम चीज अगर आप सेमीकंडक्टर्स के लिए देखो तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसमें होल्स भी होते हैं, उसमें होल्स भी होते हैं। अब अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम लोग आगे चल के इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स को, जहां पे आपको होल्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाए। आगे देखते हैं। अगला है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में करंट फ्लो करता है क्या? नहीं फ्लो करता। इंसुलेटर्स में करंट नहीं फ्लो करता, तो इंसुलेटर्स में कोई भी करंट कैरियर भी नहीं होगा। जब करंट ही नहीं है तो करंट लेके चलने वाला कहां से आएगा? है ना? नेक्स्ट देखिएगा, लिक्विड्स। आयंस का नाम सुने? आयन, आयन पॉजिटिव एनायन, कैटायन, ये वाला। वो लिक्विड के अंदर ये आयंस काम करते हैं करंट कैरियर का। लिक्विड के अंदर आयन काम करते हैं करंट कैरियर का। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। ठीक है? यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 पे हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ये वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वह वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स अपने कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है। अच्छा एक और बात है, जो भी कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है ना? इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, पर ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर आपने वेक्टर्स की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, वहां पे मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी इस तरह से नहीं देखा जाता कि किसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, किसके पास डायरेक्शन। लोग समझते हैं कि अगर डायरेक्शन है
तो वो वेक्टर होगा, डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा, डायरेक्शन नहीं है तो वो वेक्टर नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा सचमुच में नहीं है। अगर वो डायरेक्शन पे निर्भर करता है, उसका जो रिजल्ट है अगर वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, पर अगर रिजल्ट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसी तरह से अगर आप देखते हो, ये एक बक्सा है, ये एक बक्सा है, ठीक, इस पे दो जगह से फोर्स लग रहा है, इस पे एक आगे से फोर्स लग रहा है और एक नीचे से फोर्स लग रहा है। कितने फोर्स लगे टोटल? दो फोर्स लगे, तो ये तीसरी जगह पे उड़ जाएगा। कहां पे उड़ जाएगा? तीसरी जगह पे उड़ जाएगा। पर अगर हम एक तार यहां से लेके आए और एक तार यहां से लेके आए, तो क्या इन दोनों के डायरेक्शन से इसके बाद का जो करंट जाएगा उसमें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। करंट तो वहीं जाता है जहां पे तार जाता है, करंट वहीं पे जाता है जहां पे तार जाता है। अरे तार को जिधर मोड़ दिया उधर करंट चला गया, ठीक है। तो क्या करंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वेक्टर कैसे हो जाएगा? डायरेक्शन पे निर्भर ही नहीं कर रहा तो वेक्टर कैसे हो जाएगा? बस ऐसे सिंपली आप ऐसे उसको स्केलर क्वांटिटी मान सकते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है। दो केसेस होंगी, एक बार जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रहेगा, एक बार जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रहेगा, तब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं भी घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं पे भी घूम रहा है। पर जैसे ही हम उसमें बैटरी लगा देंगे, क्या करेंगे? कंडक्टर के दोनों तरफ अगर हमने बैटरी लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सब लाइन में चलाएगा। सब क्या करेगा? लाइन में चलाएगा। बैटरी लगाने का मतलब होता है पोटेंशियल देना। क्या देना? पोटेंशियल देना, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया है, उसको दिशा दिखा दिया, डायरेक्शन दे दिया, बता दिया कि अरे इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है। बेसिकली यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज माइनस से क्या होगा? रिपेल होगा। माइनस चार्ज माइनस से क्या होगा? रिपेल होगा। और प्लस चार्ज प्लस चार्ज माइनस से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जा रहे हैं। अब उसमें आपको ये बात ध्यान में देनी है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? जा रहा है। अगर प्लस माइनस दोगे तभी तो अट्रैक्ट या रिपेल होगा, प्लस माइनस दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होगा, वरना पहले तो प्लस माइनस नहीं था, पहले प्लस माइनस नहीं था। अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने काम में बिजी, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने काम में बिजी, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने काम में बिजी, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने रास्ते में जाते हुए बिजी। जैसे देखो 3 महीना पहले, 6 महीना पहले सारे बच्चे क्या करते हैं? अभी एग्जाम के 6-7 महीने पहले सब लोग चिल कर रहे हैं। कोई यहीं यहाँ कहीं कोई मामा घर घूम रहा है ना, कोई वेकेशन मार रहा है ना, कोई फोन पे बैठ के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम महीने भर बाद आ गई, है ना। अब बोर्ड ने क्या करा? एग्जाम का डेट निकाल दिया, ठीक है। एग्जाम का डेट निकाल दिया, आप लोग का पोटेंशियल सामने आ गया, पोटेंशियल पता चल गया ना, दिशा दिख गई, यहाँ से यहाँ जाना है भैया, इतने नंबर लाने हैं, यहाँ पे पास होना है। तो अब आपको रास्ता पता चल गया, तो अब चलोगे उस रास्ते में। अब सारे के सारे यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, सारे के सारे यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। उसके पीछे का रीजन क्या है? किसी ने बाहर से कुछ करा है ना, एग्जाम का डेट निकाल दिया भाई, एग्जाम का डेट निकाल दिया। तो इसी चीज पे ध्यान दीजिएगा, इसी चीज पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा, है ना, कि जब तक पोटेंशियल नहीं दोगे तब तक उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा, और पोटेंशियल दे दोगे तो उसका डायरेक्शन रह जाएगा। डायरेक्शन दोगे, पोटेंशियल दोगे तो डायरेक्शन रहेगा, बिना पोटेंशियल के डायरेक्शन नहीं रहेगा, है ना। जैसे पोटेंशियल सबके अंदर है, ठीक है, मतलब जा सकते हैं सब लोग, पहुंच सकते हैं, लेकिन सबको डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, सही जगह पे धक्का लगाने की जरूरत होती है। ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है धक्का। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? धक्का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी धक्का देने वाली वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी धक्का देने वाली वेलोसिटी होती है। वो वेलोसिटी जिससे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, उसे हम लोग कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है। क्या लगातार धक्का दे रहा है? हाँ भाई, लगातार धक्का दे रहा है, पर बीच में कुछ समय रुक भी तो रहा होगा, मतलब एक धक्के से दूसरे धक्के में थोड़ा समय भी तो लग रहा होगा। तो दो धक्कों के बीच का जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और इसको दिखाते हैं टाउ से, इसको दिखाते हैं टाउ से। टाउ है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया है ए, जिसका लेंथ है एल, जिसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इससे हम लोग क्या करेंगे? इनका एवरेज जब निकालेंगे, जब पोटेंशियल नहीं दिया गया था, डायरेक्शन फिक्स नहीं था, तब हम लोग इनका एवरेज निकाल रहे थे। तो भाई सारा का एवरेज कितना हो जाएगा? 0। सबका एवरेज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से वापस आ रहा है, जैसे जा रहा है वैसे वापस आ रहा है, 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। फिर जब हमने इनको डायरेक्शन दे दिया, जब हमने इनको डायरेक्शन दे दिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने लगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स
आगे बढ़ने लगे, सेम स्पीड से आगे बढ़ने लगे, सेम तरीके से आगे बढ़ने लगे, इसका मतलब एक्सेलरेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन। क्या करते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं। तो देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। उसी तरह से यहां से हम लोग निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैपिटल ई कह दिया और चार्ज किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के। चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो क्या लिखोगे? ई माइनस इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे? ई माइनस का साइन दोगे, इलेक्ट्रॉन लिखोगे, तो फोर्स तो इतना आ गया, फोर्स तो इतना चला है। ठीक है। अच्छा, फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का एक और फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दोनों साइड में देखो, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। नाक छूना है, इधर से छुए या इधर से छुए, पहुंच कहां पे रहे? नाक पे ही पहुंच रहे ना। तो यहाँ पे दोनों फोर्स ही है, तो दोनों को क्या कह सकते हो? बराबर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बराबर कह सकते हो। तो ये वाला ई माइनस ई और ये एम ए दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एम ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालना है, यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें एक्सेलरेशन आ जाएंगी। अब एक्सेलरेशन आ चुका है, क्या आ चुका है? एक्सेलरेशन। हमें निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है? वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, एक टॉपिक था लास्ट ईयर काइनेमेटिक्स में, क्लास 9th में भी होगा, कि जब किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है, जब किसी बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करता है, इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करता है। इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला ही इक्वेशन है वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। v बराबर u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। 9th में भी था, 11th में भी था, कभी तो पढ़ा होगा, कभी तो पढ़ा होगा। देखते हैं आगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहला इनिशियल वेलोसिटी पहले इलेक्ट्रॉन का, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे इलेक्ट्रॉन का, तीसरे इलेक्ट्रॉन का, चौथे इलेक्ट्रॉन का, सबका रिलैक्सेशन टाइम, सबका रिलैक्सेशन टाइम, और सबका एक्सेलरेशन, सबका एक्सेलरेशन। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम है? इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम है, तो एक्सेलरेशन सबका सेम नहीं होगा क्या? एक्सेलरेशन भी सबका सेम होगा। मास सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मास सेम है, चार्ज सेम है, तो क्या एक्सेलरेशन सबका सेम नहीं होगा? सबका एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा। तो हमने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू प्लस एटी, यू प्लस एटी, ये u सारा का सारा एवरेज, u एवरेज निकल जा रहा है। यहाँ पे एवरेज u कितना आ जा रहा था? जीरो के बराबर आ जा रहा था। यहाँ पे देखिए, ये हमने कितना लाया है? जीरो लाया है। ये वाली वैल्यू हमने कितनी लाई है? जीरो लाई है। तो इस पॉइंट पे जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, क्या इन सबको हम जीरो लिख सकते हैं क्या? इस पॉइंट पे जितनी भी चीजें, ये जो दिख रहा है u1 प्लस u2 प्लस un, यहाँ पे भी वैसा ही था, u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n, क्या हो गया? जीरो हो गया। बात खत्म, जीरो हो गया। साइड में दूसरा बचा है। अब बचा कितना? एटाउ1, एटाउ2, एटाउ3। अब ये वाला बचा ना, ये इस साइड वाला तो सारा जीरो हो गया, इस साइड वाला सारा क्या हो गया? जीरो हो गया। अब ये बचा है एटाउ, 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 एटाउ। कितनी बार ए है भाई? एन टाइम्स ए है। ए को सब में कॉमन ले सकते हो क्या? ए को सब में कॉमन ले सकते हो। बचेगा टाउ1, टाउ2, टाउ3, टाउ एन, कितनी बार? टाउ बचेगा एन बार, टाउ बचेगा एन बार। तो हमारा रिजल्ट आ गया एटाउ, एन से एन कट गया, रिजल्ट आ गया एटाउ, एन से एन कट गया। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ गया? एक्सेलरेशन इनटू टाउ, एक्सेलरेशन इनटू टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो जब हम एक्सेलरेशन को रिलैक्सेशन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सेलरेशन को रिलैक्सेशन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे v बराबर एटी बोल रहा है यार, v बराबर क्या होता है? u प्लस एटी। ठीक है, u हो गया जीरो, तो v बराबर कितना? 80 बोल रहा है यार, कुछ अलग बोल रहा है, कुछ ज्यादा बोल रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, तो v बराबर 80 लिख देना। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हमने कुछ निकाला था यार, e की पावर e माइनस इलेक्ट्रॉन, e माइनस क्या है? इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास, तो e बाई m। तो बस इसमें a के बदले क्या लिख देना है? e बाई m लिख देना है। a के बदले क्या लिख देना है? e बाई m। तो ये बच जाए, a के बदले लिख दिया e बाई m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग का आ गया e इलेक्ट्रॉन वाला, ई कौन सा? इलेक्ट्रॉन वाला। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। टाउ रिलैक्सेशन टाइम वाला, एम मास वाला, एम कौन सा? मास वाला। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ एम, ई टाउ, ई टाउ बाई एम। एक और बात है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड भैया होते हैं, ये जो
इलेक्ट्रिक फील्ड भैया होते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट करके। हमने एक चीज पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, डिस्टेंस के हिसाब से कितना बढ़ रहा है। कंडक्टर के अंदर का जो डिस्टेंस है, क्या वो कंडक्टर का लेंथ है, क्या वो कंडक्टर की लंबाई है? वही है ना। अरे एक तार के अंदर कितना चलेगा एक इलेक्ट्रॉन? एक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन उतनी ही दूर चलेगा जितना लंबा तार होगा, है ना। तो डिस्टेंस के बदले क्या ले सकते हो? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ के हिसाब से पोटेंशियल जितना चेंज होता है, लेंथ के हिसाब से पोटेंशियल जितना चेंज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट करके एक टॉपिक हो, शायद पहला या दूसरा वीडियो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अगर आप देख लोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। वैसे शुरू से शुरुआत नहीं करनी प्लीज। अभी आप लोग जहां पे हो, मान लो आपने चैप्टर 3 पे मुझे पकड़ा है, तो चैप्टर 3 से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। चैप्टर 1 शुरू से जो शुरू करते हैं ना, उनका शुरू ही नहीं हो पाता। ईमानदारी से बता रहा हूं, जो भी शुरू से शुरू करने की कोशिश करेगा वो नहीं शुरू हो पाएगा, ठीक। तो शुरू से शुरू नहीं करना, अपने काम को करना है। अभी जो सामने दिया हुआ है वो खाना है, ठीक है। अच्छा एक बात बता भाई, मान ले बाजार से घर पे कोई आया, भैया समोसा लेके आए, बाजार से भैया समोसा लेके गर्मा गर्म लेके आ रहे, तो क्या सुबह की दाल चावल खत्म करेगा और उसके बाद समोसा खाएगा? नहीं ना। तो अभी समोसा चल रहा है, समोसे पे ध्यान दे, सुबह में दाल चावल खाइयो। चल, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पोटेंशियल बाई लेंथ लिख दिया, ये है पोटेंशियल और ये है लेंथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एमएल, ई टाउ बाई एमएल। अगले 4 दिन आपको लगातार इस चैप्टर की वीडियोस मिलके ये चैप्टर खत्म की जाएगी, और मंडे को, सोमवार को क्या करना है? सोमवार को हमें प्रैक्टिस सीरीज करनी है, 1000 प्रैक्टिस सीरीज का शुभारंभ हम लोग उसी दिन से कर रहे हैं, पंडित जी मुहूर्त निकाल दी, ठीक है। चलिए, होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग जो यहाँ से क्लास करके जाते हो, वो लोग भी 20 मिनट का वीडियो, 25 मिनट का वीडियो, 15 मिनट लगेगा। यहाँ पे अगर नोट्स लिखे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां पे साथ साथ वीडियो देख के नोट्स लिखना है। और अगर यहाँ पे नोट्स नहीं लिखे हो, यहाँ पे अगर नोट्स नहीं लिखे हो तब क्या करना है? उसके बाद वहां पे जाके नोट्स लिखना, और यहाँ पे नोट्स लिखे हुए हो तो नोट्स खोल के रखना है और मेरी बातों को सुनना है बस। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो तुम्हारे लिखे हुए से मिल रहा है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारे लिखे हुए से मिल रहा है क्या? वॉच टाइम मुझे ज्यादा नहीं दिखा, जितने लोग मुझे क्लास में दिखते हैं उतनों की वॉच टाइम मुझे नहीं आई तो पिट जाओगे बेटा, आराम से पिट जाओगे अगले क्लास में। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अभी बस पेन चला रहा हूँ, फिर डंडा चलाऊंगा, है ना। चलिए, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।